Hello and welcome to Saki Physics. Guys, I hope आप सभी खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आई होप सो। आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। तो कल हमने पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स और बाकी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जो थी उनको कंप्लीट किया। आज हम एक नए पोर्शन में एंटर कर रहे हैं, कोल्यूजन में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जब ये कोल्यूजन वर्ड आता है तो आपके माइंड में क्या आता है? कि कोई दो बॉडीज आपस में टकरा जाती है, ठीक है? तो बिल्कुल ये वही है। अब उससे रिलेटेड ये साइंस है, मतलब यहाँ पे हम कैलकुलेशंस देखेंगे, क्या इफेक्ट्स होंगे, मोमेंटम में क्या चेंज आएगी, वेलोसिटीज में क्या चेंज आएगी, इलास्टिक नॉन इलास्टिक किस तरीके से, एनर्जी का क्या हाल रहता है इसमें, वो सारी चीज़ें अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ फर्स्ट। पहले हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे कोलिजन की। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। कोलिजन, तो क्या होता है कोल्यूजन? A collusion as an isolated event in which two or more colliding bodies exert relatively strong forces on each other for a short duration of time। यानी कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। लेट अस मेक टू बॉडीज हियर। मान लो यहाँ पर ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, ये इसके टक्कर में आ गई, यानी कि ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन में इनका टक्कर हो गया, इसको हम कोल्यूजन बोलते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज कोल्यूजन। तो कोल्यूजन के लिए यहां पे मैं लिखूं फॉर कोल्यूजन it is not necessary that two or more bodies will come in contact physically। यानी कि कोल्यूजन के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ टक्कर खाए, मतलब यानी कि यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि मैंने यहाँ पे दिखाया इसके साथ, तो कोल्यूजन इस तरीके से भी हो सकता है। यहां तक गया, इसने कोई फोर्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। ये चीज मैं किस तरीके से आपको समझाऊंगा। लेट मी टेक दिस फॉर एन इलस्ट्रेशन। आपको पता होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट।
फॉर एग्जाम्पल यहां पर सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इसको इसके पास लेके जाता हूं तो ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि इसने एक्सर्ट यहाँ पे फोर्स किया। तो दैट मीन्स यहां से हमें पता क्या चलता है कि एक बॉडी, जब दो बॉडीज आपस में कोई एनर्जी या कोई इफेक्ट एक दूसरे पे, मतलब एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाले, यानी कि यहाँ पे सपोज अगर मैं मान लू दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, तो इस बॉडी ए ने बॉडी ई के बी को रिपेल किया, यानी कि यहाँ पे कोल्यूजन तो हुआ, डेस्पाइट की फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कोल्यूजन हुआ। ठीक है, तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कोल्यूजन में दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। टू की रूल्स ऑफ द कोलिजन आर, इसमें दो चीजें तो यहां पे मेंटेन होती ही होती है। क्या क्या? फर्स्ट, लीनियर मोमेंटम remains conserved। दूसरा, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो कैसे? अभी फिर से मैं इन्हीं दो चीजों को लेके आता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एक स्पीड के साथ चल रहा है इस साइड में, तो ये इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, वो एनर्जी जो है वो इम्पार्ट करेगा इस पर। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इसके दौरान अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। और दूसरा चीज, अगर हम यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे, ये दो चीजें आप माइंड में रखो, ये दो चीजें जो यहाँ पे मैंने लिखी कि कोलिजन में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है और कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये दो चीजें दिमाग में रखनी है हमें। अब जाते हैं हम टाइप्स ऑफ कोल्यूजन। तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है थोड़ा, क्योंकि पहले थोड़ा ये थ्योरी पार्ट है, तो क्योंकि हमें इसको भी समझना जरूरी है। इवन कि मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता हूँ इन चीज़ों के साथ डील करने में, जहाँ पे मुझे लिखना पड़े ये डेफिनेशंस एंड ऑल, बट वी हैव टू डू इट। इसमें हमें इसके बगैर कुछ नहीं चल सकता है। तो अब हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ कोल्यूजन्स। टाइप्स ऑफ कोलिजन, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो इसका टाइप होता है एक इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो अब हम इनको डिफाइन करते हैं, क्या होता है इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक क्या होता है। तो पहले हम लिखते हैं इलास्टिक कोलिजन। मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर एक सरफेस है, लेट अस सपोज दिस इज अ सरफेस, हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस, और यहां पर मान लो एक बॉल है। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये बॉल जो है इसके साथ टकरा जाती है, और लेट अस सपोज दिस इज U1, और टकराने के बाद ये फिर उसी हाइट पे पहुंच जाती है, यानी कि
u2 भी सेम है, यानी कि सेम वेलोसिटी के साथ ये वापस हो रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ। इट माइट फील अनरियलिस्टिक, बट इलास्टिक कोल्यूजन यही होता है एक्चुअल में। हाँ, थोड़ा सा रिडक्शन हो सकता है, लेकिन जो डेफिनेशन है इलास्टिक कोल्यूजन की वो यही है कि मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कंजर्व रहती है। जो मतलब जिस स्पीड के साथ ये गया उस स्पीड के साथ ये वापस आया। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर इलास्टिक कोल्यूजन की जगह? इलास्टिक collision can be defined as collision between two bodies in which there is no loss of kinetic energy। तो यहाँ पे मैं इस चीज को हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट क्यों नहीं चल रहा है मेरा? शायद लैग कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर इससे मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब आपको समझ में आ गया कि इलास्टिक कोल्यूजन क्या है, यानी कि जहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक कोल्यूजन। अब इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इलास्टिक कोल्यूजन में क्या क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या क्या होता है? तो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। पहला चीज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यहाँ से आपको समझ में आएगा, सपोज मास जो है बाल का वो कांस्टेंट है, अब जिस वेलोसिटी के साथ ये जा रहा है उसी वेलोसिटी के साथ आ रहा है। तो दैट मीन्स, तो फ्रॉम अबो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, फ्रॉम अबो एग्जाम्पल, फ्रॉम अबो illustration it is clear that m1 u1 is equal to m2 u2। here m1 is equal to m2, तो यानी कि u1 is equal to u2। तो ये चीज है फर्स्ट चीज। अब सेकंड चीज क्या है इसमें? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम remains कांस्टेंट। अभी खेल किस चीज का है? वो काइनेटिक एनर्जी का है। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो दैट मीन इसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आ ही नहीं रही है, ना तो हम उसको काउंट में ले रहे हैं। अब तीसरा चीज क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, जो मैंने डेफिनेशन में ही बताया, इज कंजर्व्ड। तो एक और चीज यहाँ पे नोटेबल है इसमें कि इलास्टिक कोल्यूजन में इलास्टिक कोल्यूजन
involves only conserved forces। अगर आपको याद होगा कल भी मैंने बताया था कंजर्व्ड और नॉन कंजर्व्ड फोर्सेस क्या होते हैं, इसमें वो फोर्सेस होते हैं। तो दिस इज अबाउट इलास्टिक कोलिजन। अब हम जाते हैं इन इलास्टिक कोल्यूजन। तो आई होप कि इलास्टिक कोल्यूजन आपको क्लियर हो गया, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो जब वो कांस्टेंट रहेगी तो दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वेलोसिटी सेम रहती है, मास तो चेंज हो नहीं रहा है। मास जो पहले है इस ऑब्जेक्ट का, अगर मैं सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो वो सेम रह रहा है, तो दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एनीवेज। तो काइनेटिक एनर्जी सिंस यहाँ पे प्ले है तो दैट मीन्स टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है। और सबसे नोटेबल चीज यहाँ पे ये चीज आपको रखनी है कि यहाँ पे कंजर्व फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। अब हम जाते हैं इन इलास्टिक कोलिजन पे। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। A collision in which loss of kinetic energy occurs। तो इसकी एग्जांपल्स एक्चुअल में जो भी होता है रियल लाइफ में वो होते हैं इन इलास्टिक कोल्यूजन ही होते हैं। इलास्टिक तो मतलब वो हम बोल सकते हैं आइडियल कंडीशंस में हो सकते हैं। एक्चुअल में फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल बात बताऊंगा। अगर दो गाड़ियों में टक्कर होता है तो या तो गाड़ियों की स्पीड तो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि वो वहां पे चेंज हो जाता है, तो ना तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ना तो वहां पे वेलोसिटी का सेम रहती है, या कुछ भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। या फॉर एग्जांपल एक और बात मैं आपको बताऊंगा। लेट अस टेक मड, यानी कि मड सॉइल, गीला सॉइल जो होगा उसको हम एक दीवार पे मारेंगे तो जो उसका मोमेंटम था वो कहाँ गया, वो तो नहीं रहा ना वहां पे। या अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, जो उस मड के साथ काइनेटिक एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। या दूसरा चीज अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन, तो वहां पे फॉर एग्जांपल कोल्यूजन होता है दो चीजों का, दो बॉडीज का, तो वहां पे इन द फॉर्म ऑफ हीट एक लॉस हो रहा है। इस तरीके से ये चीजें हैं। तो जनरली जो भी मतलब चीजें जो भी कोल्यूजन होते हैं वो एक्चुअल में इन इलास्टिक ही होते हैं। तो इन इलास्टिक, आई होप कि इन इलास्टिक के लिए मुझे कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हर एक जगह पे है। कोई दो बंदे टकरा जाते तो स्पीड रिड्यूस हो जाती है, मास तो उनका ऑलमोस्ट का ऑलरेडी कांस्टेंट है, वो तो चेंज होगा नहीं कोल्यूजन के बाद। तो दैट मीन्स कि देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसकी आप फीचर्स हम लिखेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। आई होप कि मतलब जो मैंने इलास्टिक कोल्यूजन जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उस हिसाब से इन इलास्टिक कोल्यूजन आपको अब इजीली समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। क्या क्या है, फर्स्ट चीज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, यानी कि इन दोनों में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है दोनों में। दूसरा चीज टोटल एनर्जी
is conserved, is conserved. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, इज नॉट कंजर्व, जिसके बेस पे डिफरेंट होता है इलास्टिक कोलिजन से, यही एक डिफरेंस है। तो एक और चीज अगर मैं यहाँ पे बताऊं इसके बारे में, फोर्सेस इन्वॉल्वड इन inelastic collisions may be conservative or non कंजर्वेटिव। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो लेकिन कुछ केसेस में कंजर्वेटिव फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि इन दोनों, ये दोनों चीजें समझने के बाद आपको क्या समझ में आ गया होगा, कि मैं यहाँ पे नट क्रैक्स अब इसका बताऊंगा कि इलास्टिक कोल्यूजन जो है, जिस तरीके से इलास्टिसिटी है, जिस तरीके से मतलब इट्स एन एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप, तो उस तरीके से क्या होता है कि जो इलास्टिक कोल्यूजन है, ऑब्जेक्ट मेंटेन्स देयर ओरिजिनल शेप एंड आर नॉट डिफॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ फोर्सेस, यानी कि कोल्यूजन होने के बाद उसकी जो शेप है वो डिफॉर्म नहीं होती है, वो बिल्कुल वैसे की वैसी ही रहती है। ठीक है, तो ये नट क्रैक्स है इस चीज का। और दूसरा चीज ये कि दोनों में टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ये चीज आप माइंड में रखिए। लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है कि इन इलास्टिक कोल्यूजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट है इसमें, कॉन्सेप्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिजिलेंस। तो इसको हम डिनोट करते हैं ई से। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा। इट इज defined as the ratio between relative velocity of collision, relative velocity of collision, relative velocity after collision to the relative velocity before collision। तो अगर हम लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा समझने में आसानी होगी। E is equal to relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach before
कोलिजन। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपको लग रहा होगा कि मेरा जो एनर्जी लेवल है वो लो है। तो एक्चुअल में मुझे ये थियरटिकल चीज़ें पसंद नहीं है, लिखना है इतना। तो एक्चुअल में मैं मोर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ, इक्वेशंस के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है। तो लेकिन ये भी ज़रूरी है। तो लेट अस डू दिस। Let us consider two bodies. Let us suppose this is 1 and this is 2. ठीक है, तो ये सूरत हाल है बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2, एंड इट डज नॉट डिपेंड कि वेलोसिटी इस साइड में है या इस साइड में है। रिलेटिव वेलोसिटी अगर है तो दैट मीन्स कि इट इज द डिफरेंस, यानी कि दो वेलोसिटीज डिफरेंट है। अब वो एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज नॉट आवर कंसर्न हियर। तो मान लो इस तरीके से। और आफ्टर कोल्यूजन क्या होता है, लेट मी ड्रा हियर अगेन। मैं इनको नेमिंग दे रहा हूं ए बी। तो ये यहां चला जाएगा, यानी कि ये लेट अस सपोज इट गोज हियर एंड दिस गोज हियर, बॉडी ए बॉडी बी आफ्टर कोलिजन। लेट अस सपोज एक साइड कोलिजन हो गया। अब हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि रेजिलियंस हमें किस तरीके से डिफाइन करनी है। u1 u2 और इसकी क्या रखेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी इसकी v1 और इसकी v2। तो अब हमें, यानी कि अगर हम बिफोर कोल्यूजन वाली रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहां पे मैं लिखूं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, लेट अस टेक कोई भी एग्जांपल ले लो यहाँ पर। जस्ट ए मोमेंट, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ गया। सो ये रिज्यूम हो गया। तो लेट अस सपोज पहले जो ये u1 और u2 थी वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इन दोनों के डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। लेट अस सपोज इट इज u1 माइनस u2। ठीक है, अब आफ्टर कोल्यूजन रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन it will be v2 minus v1, v2 minus v1। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं फिर, अगर हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की तरफ देखेंगे, सो E विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इसके लिए हम इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे हम। फॉर एन इलास्टिक कोलिजन, हमने क्या बोला कि जो इलास्टिक कोल्यूजन है वहां पे काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेट जो ये एग्जांपल आपको दी, यानी कि बॉल, लेट मी टेक दिस देयर ओनली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूं कि लाइक इस सरफेस की जगह कोई बॉल है या कुछ और है,
तो ये अपनी ही वेलोसिटी से वापस गए फिर से, यानी कि कोई चेंज नहीं आया। तो दैट मीन जो रिलेटिव वेलोसिटी पहले थी वो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोल्यूजन भी रही। तो इस केस में क्या होगा, अगर इलास्टिक कोल्यूजन होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन is equal to relative velocity after collision. So let us consider this one as VR2 और इसको VR1. तो that means VR2 is equal to VR1. So E will be equal to VR2 by VR1. तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, E is equal to 1, यानी कि E is equal to 1 फॉर इलास्टिक कोल्यूजन। यानी कि इलास्टिक कोल्यूजन जब होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस 1 होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे, लेकिन ये कब है, जब परफेक्ट इलास्टिक कोल्यूजन होगा, तो जो कि बहुत रेयर है। यानी कि उस कंडीशन में अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो यहाँ पर ड्रैग आएगा या हिंड्रेंस, जो चीज़ें होगी, तो क्योंकि एयर है तो उसकी वजह से एटम्स भी अपनी एनर्जी वहाँ पे एक्सर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फ्लो है, तो बाकी सारी चीज़ें उस चीज़ में हमें नहीं पढ़ना है। तो हम यहाँ पे एक आइडियल केस लेते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, दैट इज इट। अब दूसरा क्या है, फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, उसमें तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। लेट मी कंसिडर हियर फॉर एन perfectly inelastic collision। यानी कि फॉर एग्जाम्पल throwing mud on wall, यानी कि उसकी तो पहले कुछ चाहे दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्यों ना जीरो ही हो, लेकिन जो वेलोसिटी उसकी थी वही रिलेटिव वेलोसिटी थी, लेकिन जब वो टकरा गई दीवार के साथ तो वो जीरो हो गई। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोल्यूजन क्या हो गई, जीरो। सो विच इंप्लाइज रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर collision is 0. So which implies E is equal to VR2 VR1. So यानी कि VR2 is equal to 0. So 0 upon VR1. So that will be equal to E will be equal to 0 for an perfectly inelastic collision। यानी कि यहाँ पे अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा जाते हैं तो रुक जाते हैं, कोई मोशन नहीं होती है उसके बाद, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोल्यूजन। तो उस केस में क्या होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस जो है वो 0 होता है। तो दैट मीन्स कि जो डे टू डे लाइफ में कोल्यूजन आकर कर रहे हैं वो ना तो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं ना तो परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं। तो दैट मीन्स E is less than 1 but is greater than 0 in real life examples। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, यानी कि जो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस होता है वो रियल लाइफ में लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो पर से यहाँ पे टाइमिंग भी थोड़ा, तो लेट मी डू अ सिंपल
concept here. With that we will end. यहाँ पे मैं determination of E यानी कि determination of coefficient of resilience, किस तरीके से हम इस चीज को डिटरमाइन कर सकते हैं. Let me draw here a diagram. Let us suppose ये एक फ्लोर है, ठीक है. तो इसके साथ दो मासेस अटैच है. Let us suppose this is one and let us suppose this is another. मान लो कि इसका मास है कैपिटल M और इसका मास है स्मॉल m, ठीक है. ये है इनिशियल सिचुएशन. लेट अस कंसिडर कि हम ये वाला जो मास है यानी कि ये, इसको हम यानी कि किसी हाइट तक लेकर चलते हैं, ठीक है. ठीक है. लेट अस सपोज इसको हमने कोई हाइट दे दी. फर्स्ट यहाँ पे एक डेटम लाइन हम ड्रॉ करेंगे. लेट अस सपोज भी यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर है वो डॉटेड लाइंस जहाँ से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. लेट इट बी, कोई कलर हम यूज करेंगे यहाँ पर. लेट अस सपोज हम इस वाइट कलर को यूज करेंगे डेटम लाइन के लिए. लेट अस सपोज दिस इज ए डेटम लाइन. तो मान लो कि इसको हमने हाइट एज तक रेज किया, ठीक है, हाइट एज तक. अब जब ये क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ से जब रिलीज हो जाएगा तो ये इसके साथ टकरा जाएगा, ठीक है. अब क्या होगा इसके बाद, ये जो है ये वाली बॉडी ये डिस्प्लेस हो जाएगी. यानी कि लेट अस कंसिडर दिस मच, ठीक है. तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इनको नंबरिंग देता हूँ. ये है इनिशियल कंडीशन, ये है इनिशियल कंडीशन, ये है दूसरा, तो ये है दूसरा. इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. तो मान लो कि ये जो वापस आ गया, ये लेट अस सपोज हाइट h2 इसने अचीव कर ली, और लेकिन ये जो है ये फिर से ऊपर जाएगा. ये वाला जो है ये फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन कितना जाएगा, अब की बार उतना नहीं जाएगा जितना ठीक है. तो मान लो अब ये हाइट h1 इसने अचीव कर ली, ठीक है. तो यानी कि ये अब थर्ड स्टेट है. तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगेन फिर से ये इसके साथ टकरा जाएगा, तो ये थोड़ा सा इससे कम, यानी कि धीरे 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 ये फिर से रेस्ट में आ जाएंगे. तो अभी हम इसकी एनालिसिस करते हैं किस तरीके से. यहाँ पे देखो क्या है. इनिशियली क्या है, यहां पे मैं बताता हूं. इनिशियली m इज एट रेस्ट, ठीक है. लेकिन जो m है, m इज हैविंग वेलोसिटी v, जो हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन निकाले हैं, अंडर रूट ऑफ 2gh, जो ये हाइट है. तो जब इसके साथ टकरा जाएगा, इसके बाद क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी u1 है,
ऑब्जेक्ट 1 यानी कि लेट अस सपोज इसको मैं नेमिंग दे रहा हूँ 1 और 2। तो u1 क्या है हमारे पास, u1 है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2gh, यानी कि जो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि इसको हमने यहाँ पे ले गए, ये यहाँ पे ही था अपनी जगह पे, तो दैट मीन्स कि u2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आफ्टर कोल्यूजन, ये बिफोर कोल्यूजन से पहले, अब जब कोल्यूजन हो जाएगा, आफ्टर कोल्यूजन क्या होगा, आफ्टर कोल्यूजन, ये सिचुएशन है बिफोर कोल्यूजन की, बिफोर कोल्यूजन। ठीक है, अब आफ्टर कोल्यूजन क्या होगा, ये जो है बॉडी m, कैपिटल M जो है मास m वाली, कैपिटल M वाली, इसमें अब कोई डिस्प्लेसमेंट आएगी, यानी कि ये यहां तक जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो v1 हम क्या लिखेंगे, आफ्टर कोल्यूजन हम वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे v से, तो ये यहां तक पहुंच जाएगा 2 रूट यानी कि 2gh1, हमने बताया ना, ये यहां तक वापस आ जाएगा, क्योंकि अब ये इसमें, क्योंकि ये इन इलास्टिक है, तो यानी कि एनर्जी कम हो जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और जो v2 है वो किसके बराबर होगी, v2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh2। ठीक है, नाउ हमें पता है E इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो इसमें एक्सप्रेशन हम डालते हैं, v2 की जगह क्या डालेंगे, अंडर रूट ऑफ 2gh2 माइनस अंडर रूट ऑफ v1, v1 क्या है 2gh1 अपॉन u1, u1 क्या है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2gh माइनस 0। सो E विल बी इक्वल टू, देखो ये रूट gh, ये 0 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, ये रूट 2gh रूट 2gh रूट 2gh ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ h2 माइनस अंडर रूट ऑफ h1 अपॉन अंडर रूट ऑफ h। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस, यानी कि इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे h1 h2 h पता है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। थोड़ा सा ये लाइक लिंक्ड है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे इसके, यानी कि पहले समझेंगे कि कोल्यूजन में, इलास्टिक कोल्यूजन में क्या होता है, लाइक एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इलास्टिक कोल्यूजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। फिर अगर इन इलास्टिक की बात करेंगे तो उसमें लाइक क्या होता है, टोटल एनर्जी उसमें भी कंजर्व रहती है, लीनियर मोमेंटम उसमें भी कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस को डिफाइन किया कि क्या होता है, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोल्यूजन, ratio between the relative velocity after collision to the relative velocity before collision। तो उसी को हमने यहाँ पे सॉल्व करके एक्सप्रेशन लाया। तो कल हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आई एम आल्सो एक्साइटेड फॉर दैट। आई होप कि आप भी होंगे, इस तरीके की बोरिंग चीज़ें कल नहीं मिलेंगी होपफुली। सो कल का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का क्लास हम यहाँ पे ही एंड कर देते हैं। आई होप कि जो चीज़ें मैंने इसमें पढ़ाई वो आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने काफ़ी ट्राई यहाँ पे की कि मैं बेस्ट तरीके से आपके सामने इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँ। तो मैंने अपना बेस्ट दिया, अब आपकी बारी है, आप भी अपना बेस्ट दीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, इसको गो थ्रू कर लीजिए। तो बाकी हम आगे देख लेंगे किस तरीके से क्या करना है। सो
लास्ट में एज यूजुअल रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आपको ये क्लासेस, ये मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इससे किसी को फ़ायदा मिल सकता है, तो आप इसको शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा उससे. सो विद दिस, थैंक यू, सी यू सून.